हेलो साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में। इस वीडियो में हम जो आगामी पुलिस परीक्षा है, जो पुनर्परीक्षा होनी है, उसमें जो एक पुलिस अभिरुचि करके एक टॉपिक आता था, यानी पुलिस जो आदमी से आप अभी पुलिस अधिकारी के तौर पर नियुक्त होंगे तो आपकी मनोस्थिति क्या होनी चाहिए, आपकी मनोदशा क्या होनी चाहिए, आपकी तुरंत निर्णय लेने की क्षमता उस स्थिति में क्या है, इन सब को लेकर एक प्रश्न पूछा जाता था। तो वही सब चीज़ें देख रहा हूँ कि बच्चों को बहुत ही क्यूरियोसिटी है कि ये सब टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न है और बच्चे छोड़ आए थे उस प्रश्नों को। तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से तो आपको सारी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आप सीधे जो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। सीधी सी बात है कि जो पुलिस अधिकारी हैं उनका टाइम टू टाइम ट्रेनिंग चलती रहती है। इसे आप ये नहीं कि आप भर्ती हो गए तभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, कभी 2 दिवसीय 3 दिवसीय कोई विशेष टॉपिक पर लेके ये ट्रेनिंग चलती रहती है। तो कभी अपने ज़िले में हो जाती है, कभी बाकी मतलब बेसिक हाल इतना समझिए कि ट्रेनिंग चलती रहती है। तो प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। तो उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ठीक, तो अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा यानी ये जो आईपीएस हैं उनकी बात हो रही है कि आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस की कौन सी एजेंसी है यानी कौन सी कंपनी है जो इन लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अकेडमी, राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान अकेडमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी। इसका जो नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकेडमी है, ये हैदराबाद में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर तो सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो आंसर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा कि सशस्त्र डकैती यानी डकैती चल रही है बैंक में और जो मैनेजर है वो घबराहट से कॉल करता है। सीधी सी बात है कि जिसके बैंक में डकैती हो रही होगी वो घबराएगा। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है क्षेत्र को अलग करके सीमा चौकियां स्थापित करें। तो आप ये सोचिए अपने दिमाग में कि जो पुलिस अधिकारी के पास फ़ोन आता है तो उस टाइम पे क्या उसके पास इतना समय होगा कि वो क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकी स्थापित करेगा। फिर दूसरा ऑप्शन है कि बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुंच जाएं। तो देखिए, आप पुलिस अधिकारी हैं लेकिन आप अकेले सब चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक बैकअप फोर्स की आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करिए। देखिए, कोई चीज़ सोशल मीडिया पे सही है गलत है इसका भी निर्णय आपको ही लेना है। तो आप सोशल मीडिया में बहुत सी अफवाहें भी चलती रहती हैं, तो उस स्थिति में आपका जो सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना है ये भी गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। कहने मतलब ये है कि जितने भी आपातकालीन सेवाएं हैं जैसे 108, 112 और एम्बुलेंस, इन सबों को लेकर 100 मतलब जो आप पहुंच जाएंगे वो सीधी सी आपकी सहायता के लिए वही आपातकालीन सेवाएं आपको वहाँ पर मदद करेंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित द्वारा देश का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ। पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करके, दूसरा है कानून तोड़ने वालों से रिश्वत स्वीकार करके। देखिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करके फिर कानून तोड़ने वालों से रिश्वत कहाँ लेनी है भाई। नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोप कर नहीं, धर्म की और जात की तो कोई बात ही नहीं। अगर आप पुलिस में भर्ती हो गए तो सिर्फ आपकी एक कौम है, ना यहाँ कोई बाबू साहब है, ना कोई यहाँ पर पंडित जी है, ना कोई और कुछ है, सिर्फ पुलिस है। फिर है चौथा, प्रदर्शनकारियों को वश में करने के लिए बल प्रयोग करके। बल का जो प्रयोग है ये बहुत ही विषम परिस्थितियों में किया जाता है, जब बहुत सी चीज़ें आपके हाथ से छूट रही हों तब। उस स्थिति के लिए, हर स्थिति के लिए बल का प्रयोग करना सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करके। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके ज़िले में अल्पसंख्यक धार्मिक झगड़ा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, आपको क्या करना है उस टाइम पे? नफरत भरे पोस्टों की बड़ी पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त लागू करनी चाहिए। दूसरा है, कट्टरपंथी वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी चाहिए। तीसरा है, सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। और चौथा कौन सा है, अभियोजन फास्ट ट्रैक कराते हुए अनुकरणीय सज़ा की घोषणा करनी चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। इसका आंसर आप लोग देखिए कैसे आसानी से निकल जाता है। कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके ज़िले में अल्पसंख्यक धार्मिक झगड़ा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए, नफरत भरे पोस्टों की बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त लागू करनी चाहिए। देखिए, इतनी फेक आइडिया हैं आज के टाइम पे कि आप सबको कहाँ कहाँ तक रिपोर्ट करेंगे। अगर आप एक आईडी को रिपोर्ट करते दूसरी आईडी तुरंत फिर बन जाती है। तो ये जो ऑप्शन ए है इसको आप गलत कर दीजिए। दूसरा है, कट्टरपंथी वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी चाहिए। ये तो इनडायरेक्टली पहला ही कथन है, वही बार बार इसमें कह रहा है कि देखिए, जो धार्मिक विचार होते हैं, ये कट्टरपंथी, कोई इस धर्म का कोई उस धर्म का, सभी अपने धर्मों को लेके कट्टरपंथी करते रहते हैं लोग। जितने भी ये अराजकीय लोग होते हैं, अराजकीय तत्व जो प्रदर्शन करने वाले या कुछ भी, तो इन लोगों को भी नहीं, इसमें कट्टर निगरानी नहीं हो पाएगी। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। जैसे किसी एक लोकल एरिया में जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, वहाँ कुछ लोगों को इनको बुला लीजिए, कुछ लोगों को इनको बुला लीजिए, जो धर्मगुरु या कुछ भी जो अपने यहाँ रहते हैं, तो उन लोगों से बात विचार करिए कि देखिए सर, ऐसी ऐसी बात है, ऐसा करने से हमारी खुद की ही छवि धूमिल हो रही है और अनावश्यक जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो भी हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको, जैसे कोई मतलब कट्टरपंथी मामले चलते हैं ऑनलाइन पे, कोई फेसबुक पे है, कोई इंस्टाग्राम पे, कहीं भी, तो आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1 है, सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्नैप्स साझा करने चाहिए। फिर है, प्रतिक्रियाएं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडरकवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। तीसरा है, पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता का अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। चौथा है, ऐसे विषय पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। देखिए, पहले क्वेश्चन पे आइए, फिर आंसर आपको खुद ब खुद मिलने वाले हैं। कह रहा है, ऑनलाइन कट्टरपंथ, यानी जो चीज़ें हो रही होंगी वो मतलब डिजिटली हो रही होंगी, सोशल मीडिया पे हो रही होंगी, इनकी मामलों की जांच आपको करनी है। ठीक है। फिर कह रहा है ऑप्शन में, सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्नैप साझा करने चाहिए। देखिए, करना है, लेकिन आपको मामलों की जांच करनी है, ना कि कोई चीज़ नया होने वाला उस पर, जो कोई आपको केस दिया गया है उस पर आपको काम करना है। फिर दूसरा है, प्रतिक्रियाएं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडरकवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा है कि पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर यही हो जाएगा। देखिए, जैसे कोई भी अपराधी है तो एक पैटर्न पे अपराध करता है। जैसे मतलब आप इसे समझ लीजिए कि कोई फेसबुक पे कोई आईडी बनाया, तो अगर वो धार्मिक या ऑनलाइन कट्टरपंथी या कुछ भी कोई चीज़ कर रहा है वो, तो उसका एक पैटर्न होता है कि वो पहले फेसबुक पे आईडी बनाने के बाद में एक ही चीज़ जो मार्केट में चला करती है कि बहुत लंबी लंबी पोस्ट है, उसको पोस्ट करता रहता है, लोगों के दिल में जो आपसी भाईचारा सौहार्द उसको घटाता रहता है। तो उसका एक पैटर्न देखना चाहिए कि ये कौन कौन लोग, ऐसे कौन कौन से ग्रुप एक्टिव हैं जिसके बारे में हमको काम करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए, जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उसमें घोटालेबाजी चल रही है, उसकी पहचान आपको करनी है। तो आपको क्या करना है? हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए। तो देखिए, ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं, आप लोग खुद सोचिए। कि हैकर्स तो ठीक है, चलिए आप एक गुड हैकर्स होते हैं जो मतलब पुलिस के लिए काम करते हैं, जो मतलब जितने भी ये चीज़ें होती हैं आपराधिकृत, उसमें गुड हैकर्स उनको बोला जाता है। हैकर्स नहीं आप कह सकते। हैकर्स मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जो इलीगल होती है, लेकिन गुड हैकर्स
वे लोग होते हैं जो पुलिस के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए। अगला है क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। फिर तीसरा है सभी अनाधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स पर ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। चौथा है साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको पहले कथन में क्या बताया था कि जो हैकर्स होते हैं, ये जो गुड हैकर्स नहीं है, एथिकल हैकर्स नहीं, उनका प्रयोग हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करने, कितने भी नागरिक कहाँ, मैंने आपसे फिर वही चीज़ बताई ना कि आप सबकी निगरानी और सभी अकाउंटों पर नहीं कर सकते, क्योंकि इतने अकाउंट्स बनने वाले हैं आज के टाइम में कि आप कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। फिर तीसरा है कि सभी अनाधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये तो वही बात हो गई ना कि आप निगरानी कर पाएंगे तभी तो ऑनलाइन शॉपिंग और पोर्टल्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ऐप पे प्रतिबंध लगाते हैं, दूसरे पे फिर वो अपने आप आ जाएगा, नया कोई ऐप बना देगा। तो इसका चौथा जो है यही सही हो जाएगा कि साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर्स टीमों को इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि वो जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट स्पेशल बनी है उसी के द्वारा ये चीज़ें हुई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगला है, 4-5 जो कुछ हो आप देख लीजिएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। ठीक, कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरा है नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नज़रअंदाज करना चाहिए। तीसरा है माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए। चौथा क्या है, नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। ठीक, अब देखिए, जैसे अभी आप इस भर्ती में पास होने के बाद में एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आपकी नियुक्ति होगी। ठीक, तो उसमें देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फ़ोन पर आपको शिकायत दर्ज की है। अब आप कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। उसने खुद शिकायत की है कि सर ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, तो आप किसकी कॉलर आईडी ट्रेस करेंगे? अभियुक्त का नाम तो बताया नहीं उसने। फिर दूसरा है नाबालिग गलती बताते हुए मामले नज़रअंदाज। कोई भी मामला आपको आपराधिक नज़रअंदाज नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा है माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए। अगर ये बताइए कि वो आपसे मदद की उम्मीद लेके, आपसे न्याय की उम्मीद लेके अपनी शिकायत दर्ज कराती है, तो आप माता पिता को कैसे कह देंगे कि अपनी परामर्श दीजिए? क्योंकि माता पिता बेचारे आपके पास परेशान हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा है नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। आरोप दायर होगा तभी तो आप उस केस की विवेचना कर पाएंगे या उसके बारे में पता लगा पाएंगे कि किसके द्वारा ये कुकृत्य की चीज़ें हुई हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है। ठीक है, जैसे आप मेले में जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी का कुछ चोरी हो जाता है, किसी का कुछ गिर जाता है, या कुछ भी मतलब चीज़ें जो होती रहती हैं मेलों में, तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि अगर आप पुलिस अधिकारी के तौर पर एक मेले में आपकी ड्यूटी लगा दी गई कि आप मेले की शांति सुरक्षा व्यवस्था आपके पास है। एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है भीड़ और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। ठीक, तो आपको उस टाइम पे करना क्या है? यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ सबूत हो या ना हो, आपको भीड़ को नहीं आरोपी को दंडित करना चाहिए, क्योंकि दंडित करने का काम ये भीड़ का नहीं है, ये ऑनरेबल कोर्ट का काम है कि कोर्ट को क्या करना है उसके ऊपर आरोप सिद्ध होने के बाद में। ठीक है, तो सज़ा सुनाने का काम, दंडित करने का काम कोर्ट का है, और भीड़ तो किसी को दंडित करना नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। इसको भी देखे रहिए, आगे भी देखते हैं। दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों किसी को दबाव डालना है भाई? जब उसने गलती नहीं तो आपको दबाव काहे डालना है किसी के ऊपर? चौथा है पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। एक चीज़ आप समझ लीजिए, आप चाहे जितने बड़े पुलिस अधिकारी हो गए हों, आप बल का प्रयोग किसी भी स्थिति में
अगर कोई बहुत ही अपरिहार्य स्थिति नहीं आ रही है तो बल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। ये कीवर्ड आप अपने हिसाब में दिमाग में फिट कर लीजिए कि बल का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको, यानी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर दंगा प्रभावित है और वो धार्मिक इलाका भी है और वहाँ पर आपकी नियुक्ति हो जाती है और आपको क्या करना चाहिए? देखिए, पहला है संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। चलिए इसको अभी होल्ड रखते हैं, आगे देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है। समाधान के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चौथा देखते हैं, तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाए रहना चाहिए। अब आप ये चीज़ देखिए कि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू काहे लगाना है भाई? आप जनता के सेवक हैं, जनता को आपको मतलब एक फ्रीडम देना है, आपसे कोई डरे ना, आपकी कार्यशैली मित्रवत होनी चाहिए, तो आप कर्फ्यू क्यों लगाएंगे? इतना बड़ा मतलब ये आपकी फेलियर, कर्फ्यू मतलब आपका फेलियर है, आपने सुरक्षा व्यवस्था अपनी सुचित तरीके से अच्छी नहीं चलाई है आपने। फिर है सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रव पर सख्त कार्रवाई। मैंने आपको क्या बताया कि बल प्रयोग और सख्त कार्रवाई दोनों नहीं होंगी, तो ये भी गलत हो गया। फिर है समाधान के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना क्या है? मतलब नगर पालिका कार्य क्षेत्र दूसरा है और आपका कुछ दूसरा है, तो ये भी नहीं होगा। जो पहला ऑप्शन है कौन सा, कि संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए, यही इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, जो आने वाले निकाय चुनाव हैं उसको कुछ हिंसा जो करने वाले लोग हैं उनको वो चुनाव को बाधित करना चाह रहे हैं, कि मतलब मारपीट आप देखते होंगे गाँव में कभी ना कभी आपके इलेक्शन में हुआ ऐसा कि कुछ अराजक तो रहते हैं इलेक्शन बूथ के सामने आमने, कि मतलब वो देखा करते हैं कि कहाँ पे उनको हिंसा भड़काने का मौका मिल जाए। ठीक है, आपकी जो नियुक्ति हो ऐसे ही क्षेत्र में हो गई है। कोई भी काम आप करिए स्वयं को अपने मान के चलिए कि मेरा उस टाइम पे विवेक क्या कहता और जो लीगल है वही मुझे करना है। पहला ऑप्शन है राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। देखिए, ये जो मतलब सभा को प्रतिबंधित करने वाला काम है, अगर आदमी प्रचार नहीं करेगा तो फिर क्या मतलब निकाय चुनाव का। फिर दूसरा है तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरा है संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। चौथा है चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन को देखिए और उत्तर तुरंत अपने आप ही मिल जाएगा आपको। चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए। क्यों करनी है चुनावी प्रक्रिया? आपका काम क्या है? पुलिस का काम ही सारी चीज़ों की शांति सुरक्षा व्यवस्था उनकी है, ये जिम्मेदारी है, तो आपको क्यों स्थगित करने की सिफारिश नहीं करनी है। फिर है कौन सा, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाने वाला, कि वही आपका सही आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि जहाँ पे इस चीज़ की आपको भनक लगती है कि कुछ ऐसा है, तो आप अपने मतलब एलआईयू के माध्यम से जो लोकल इंटेलिजेंस है, जो सादे वस्त्रों में रहते हैं, वो सब चीज़ें आपको देखनी कि कहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसको आप समय रहते कंट्रोल कर लें। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक ज़िले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। देखिए, इसमें है कि एक ज़िला है, ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी आईपीएस होता है। ठीक, आईपीएस के बाद में एक जो होते हैं मतलब एडिशनल एसपी साहब होते हैं। आईपीएस को एसपी बोला जाता है और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और फिर इनके नीचे होते हैं सर्किल ऑफिसर, जिसको आप सीओ बोलते हैं, उसको क्षेत्राधिकारी बोला जाता है। सीओ से नीचे होते हैं इंस्पेक्टर साहब, जिनको 3 स्टार लगा होता है, और जो उनके स्टार होते हैं वो सिल्वर रंग के नहीं होते हैं। सिल्वर रंग वाले स्टार सीओ साहब के होते हैं, उनको भी 3 स्टार लगे होते हैं। और फिर जो सीओ साहब होते हैं उनको 3 सिल्वर स्टार और इंस्पेक्टर साहब को 3 येलो स्टार, यानी पीले रंग की जो पीले धातु के हैं स्टार, वो लगाए जाते हैं।
तो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि एक पुलिस अधीक्षक के रूप में आपको एक ज़िले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। जो थाने हैं उसी को पुलिस स्टेशन कहा जाता है। कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? यानी जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी कौन होगा? उप महानिरीक्षक DIG साहब। ये कहाँ होंगे भाई? ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। सर्कल अधिकारी CO साहब, जिसको क्षेत्राधिकारी बोला जाता है, डिप्टी SP बोला जाता है, ये भी नहीं होंगे। पुलिस अधीक्षक, सर्कल अधिकारी जो होते हैं ये एक सर्कल के ऑफिसर होते हैं। एक सर्कल में 5-6 थाने होते हैं, ये उनके ऊपर हैं। 5-6 थानों के ऊपर एक सर्कल ऑफिसर की नियुक्ति होती है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से पुलिस अधीक्षक हैं, ये भारतीय पुलिस सेवा से आते हैं, ये ज़िले के प्रभारी हो रही है। फिर स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO। कभी आप देखे होंगे जब पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जो थानों की गाड़ियाँ होती हैं, उस पर SHO लिखा रहता है। जब 3 स्टार वाला, यानी जो एक 3 स्टार वाला है, 3 कौन से स्टार? येलो स्टार। अगर 3 येलो स्टार वाले उसमें आते हैं, चार्ज पे रहते हैं, थाने के इंचार्ज मतलब इंस्पेक्टर होते हैं, वो थाना चलाते हैं, तब उनको स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO बोला जाता है। और कई थाने ऐसे भी होते हैं जहाँ पर मतलब एक जो दरोगा स्तर के अधिकारी हैं, उप निरीक्षक जिनको बोला जाता है, वो जब चार्ज पे रहते हैं तो उनको SO बोला जाता है, स्टेशन ऑफिसर। ठीक है। जो थाने चलाने वाली बात है, थाने पे कौन सा अधिकारी नियुक्त रहता है, वो SO भी हो सकता है, SHO भी नियुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। ठीक, अब आपको क्या करना है? अल्पसंख्यक समुदाय को अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा, शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। तीसरा है, तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए। चौथा है, कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों का अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अब देखिए, आपको कोई भी कार्रवाई, समझ में आ रहा है ना, कोई भी कार्रवाई बलपूर्वक तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। किसी के भी खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई आपको नहीं करनी है। आपकी जो पुलिसिंग होनी चाहिए वो एकदम कम्युनिटी पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, एमेबल होनी चाहिए चीज़ें। तो पहला ऑप्शन है, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए। तो काम आपका है, तैनात काहे आप करेंगे भाई किसी को? जो काम ये आपको ही करना है, तो ये काम गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B है कि शिकायतों की राज्य को अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। तो अब राज्यों की अल्पसंख्यक योजनाओं को संदर्भित करने का क्या मतलब? जब वहाँ पर ऑलरेडी ये कम्युनल इश्यू है वहाँ पे जाने के बाद, तो आपको B ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। फिर C है कि तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तनाव जहाँ रहता है वहाँ बातचीत से ही उसका हल निकाला जाता है। कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर तनाव कम करने की बात होगी, तो वहाँ पर आपको सामंजस्य या संवाद यही दो करना है, बल नहीं प्रयोग करना है, कोई भी अन्य चीज़ें नहीं करनी है। जहाँ पे तनाव है, जहाँ पे कोई और समस्या है, वहाँ पर आपको संवाद और सामंजस्य ही करना है। तो इसका सही आंसर नंबर C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा का उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप पुलिस अधिकारी हैं और आपके सामने क्या है, एक ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करता है। अब आपको क्या करना है? शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार आयोग को अग्रेषित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए। तीसरा है, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करना चाहिए। चौथा कौन सा है, सहभागिता के लिंग अधिकार समुदाय सेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। अब देखिए, इसमें जो उसने शिकायत दर्ज की है क्या, कि कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा का उल्लंघन। ठीक है, तो शिकायत ग्रहण करके मानवाधिकार, शिकायत भाई आपके पास लेकर मानवाधिकार पे आप काहे लिए उसको प्रेषित करेंगे? अपने पास रखिए, अपने स्तर से उसको, काम आपका है वो, है ना, क्योंकि मानवाधिकार का मामला तो है नहीं इसमें। दूसरा है, उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए। ठीक, और तीसरा कौन सा था, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई। तो अनुशासनात्मक कार्रवाई काहे करनी, मैंने खुद बताया है अभी कि आपको सख्त कार्रवाई, बल प्रयोग नहीं करना है। चौथा कौन सा है, सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय सेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। क्यों प्रतिनियुक्ति करनी है? काम आपका है, आपका काम प्रतिनियुक्ति करना थोड़ी है, आप क्यों ऐसा चीज़ें करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, इसका सही एकदम हो जाएगा कि उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान। इसका कीवर्ड है संवेदीकरण अभियान। संवेदीकरण अभियान तभी होगा जब आप
आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए किसी से सामंजस्य स्थापित करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। ठीक, जैसे कोई मतलब आपको एक मिशन पे भेजा जाना है कि आपको यहाँ जाना है और आपका वहाँ जाना ज़रूरी है। इसका जो वर्ड है चरम चरण, मतलब कि वो जो मिशन है वो एकदम अपने पीक पे है और आपका वहाँ रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप ही उसके सर्वे सर्वक टाइप पे हैं। कोई भी मिशन अकेले किसी के सक्सेस से नहीं होता है, वो जब तक सभी लोग अपने अपने स्तर पे योगदान नहीं करते तब तक कोई भी मिशन सक्सेसफुल नहीं होता है। फिर आपको क्या है कि आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक, कोई हो, माता पिता कुछ भी हो, वो दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हो गए हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? पहला ऑप्शन है अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा है आपसी नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों को दूरस्थ रूप में समन्वित करना चाहिए। तीसरा है मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए। चौथा है पारिवारिक प्राथमिकता के लिए नेपो डिप्टी को बागडोर सौंपनी चाहिए। अब देखिए, अब इसमें 4 ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन आगे बन भी सकता है आने वाली शिफ्टों में, क्योंकि अब यहाँ पर आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी आ चुकी है। तो जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं वो बच्चों की मनोस्थिति को ऐसे ही परखते हैं कि आपको उस टाइम पे करना क्या है। आप इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कि जो अभिभावक हैं आपके घर में, जैसे हैं तो कई मतलब जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके छोटे भाई हैं, बहन हैं, दादा के लड़के, चाचा के लड़के, आपको उनसे ये विनम्र निवेदन करना चाहिए कि मेरे जो कुछ हैं जिनका भी आपको ये स्ट्रोक समस्या है, ब्रेन स्ट्रोक दुर्बलता वाला, वो उनको देख लें। और आपका काम पहले देश सेवा है, परिवार सेवा बाद में है। ठीक, तो आपकी जो पारिवारिक चीज़ें हैं वो प्रायोरिटी पे नहीं आती हैं अगर आप किसी देश हित में लगे हुए हैं तो। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश करता है। आपको वो भारी रिश्वत की पेशकश करता है कि आप मतलब जो मुख्य आरोपी हैं, वीआईपी की हत्या हुई उसका मुख्य आरोपी है, वो आपको कहता है कि ये सबूत आप मिटा दीजिए और आपको रिश्वत देता है। अब आप क्या करेंगे? अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। दूसरा है अभ्यस्त रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। तीसरा है सहमत होने का दिखावा करना चाहिए लेकिन कमज़ोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। चौथा है औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्र करनी चाहिए। आप किसी भी परिस्थिति में रिश्वत को बढ़ावा नहीं देंगे। ठीक है, ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी परिस्थिति में आपको रिश्वत लेनी ही नहीं है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभ्यस्त रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह है? उप निरीक्षक मतलब क्या हुआ? दरोगा। जो उप निरीक्षक है उनको दरोगा हुआ। उप निरीक्षक को 2 स्टार येलो कलर के मिलते हैं, 3 स्टार एसएचओ को मिलते हैं। जब उप निरीक्षक का प्रमोशन निरीक्षक के पद पे होता है तो उनको 3 स्टार मिलते हैं। 4 स्टार का कोई प्रावधान नहीं है। और 1 स्टार जो सहायक उप निरीक्षक होते हैं, असिस्टेंट एसआई सब इंस्पेक्टर जो होते हैं, वो 1 स्टार, ज़्यादातर मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती हैं, तो उनको मिलता है। अगला क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है? जैसे आप हैं, आपको ये पेशा क्यों अच्छा लगता है, वो पूछ रहा है कि आप इसको चुन रहे हैं। दूसरा है, पहला ऑप्शन है यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है। ठीक, शक्ति और अधिकार प्रदान करता है। दूसरा है अपराधियों को पकड़ने का उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा है देश की सेवा करने का अवसर। देखिए, जितने भी ये चीज़ें हैं कि शक्ति, क्यों शक्ति, किसी के ऊपर क्या दिखाना शक्ति? आप भाई कोई भी काम आपको संवैधानिक दायरे में रहकर करना, शक्ति का प्रयोग आप काहे करेंगे किसी के लिए?
दूसरा है अपराधियों को पकड़ने का उत्साह, ये कुछ हद तक सही होना चाहिए कि मतलब कि हाँ कोई गलत इलीगल एक्टिविटी में है तो आप उसको पकड़िए। फिर तीसरा नौकरी की सुरक्षा, नौकरी तो बाद में, पहले सर्वप्रथम में देश सुरक्षा है। ये आप उसको नौकरी नहीं मान, नौकरी का जरिया बिल्कुल नहीं है ये सिर्फ देश सेवा है। लोग अपने हिसाब से क्या सोचते हैं वो अलग की चीज़ें हैं, लेकिन जो रियल है ऑथेंटिक चीज़ है, ऑप्शन नंबर डी, देश की सेवा करने का अवसर होना चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग, पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग, पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है आपको। फिर क्या है, विध्वंसक खतरों को रोकने के लिए निगरानी उपायों को बढ़ाना चाहिए। दूसरा है सांख्यिकी गिरफ्तारी डेटा रुझानों की समीक्षा करके चिंताओं को स्वीकार करना चाहिए। तीसरा, कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। चौथा है समावेशिता प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्र बल में विविधता कोटा लागू करना चाहिए। मैंने आपको कहा कि आपको किसी भी स्थिति में बल का और शक्ति का प्रयोग नहीं करना है। मैंने आपको एक कीवर्ड बताया है कि समुदाय, यानी कम्युनिटी पुलिस, जो ये आपकी पुलिसिंग है ये सामुदायिक होनी चाहिए। तो इसका सही चीज़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जहाँ पे आपको सामुदायिक चीज़ें मिलती है वो सीधी सी बात तो सही होनी ही है, क्योंकि जो पुलिस की वो कार्य करने की शैली वो सामुदायिक पुलिस में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक प्रस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फ़ोन मिला है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उंगलियों के निशान से कोई छेड़छाड़ ना हो तो इसका ध्यान रखते हुए इसे कागज़ में लपेटना चाहिए। दूसरा है, इसे मोटे कपड़े के थैले के अंदर रखना चाहिए ताकि विस्फोट से कोई और क्षति ना हो। तीसरा है, एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोटक स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। चौथा है, पृथक साक्ष्य के लिए पहले सिम कार्ड और बैटरी जैसे हिस्सों को अलग कर देना चाहिए। कोई भी आपको, जैसे अभी कोई दुर्घटना हुई हो, जो मोबाइल फ़ोन से मोबाइल बम भी आजकल बनाने वाले लोग हैं कि जिससे आपको मोबाइल फ़ोन मिलेगा तो बटन से वो आपकी मोबाइल फ़ोन में जैसे आपको बटन दबाएं तो विस्फोट कर जाएगा। तो अगर वो चीज़ें में आपको मिल रही है हमले के बाद में, तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना चाहिए, दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोटक स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप वैसे ही उठा लेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट उस पर आ जाएंगे, तो यानी उस साक्ष्य का कोई मतलब नहीं बचा। और ये जो एंटी स्टैटिक दस्ताने होते हैं, इससे वो चीज़ें मतलब जो अभियुक्त है यानी जो अपराधी है उसके उंगलियों के निशान उससे आपको मिल सकते हैं ताकि आपने डाटाबेस से उस अपराधी का मिलान कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन,